हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। सामान्य ज्ञान की ये वीडियो है जिसमें कि सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं साथ में लेके आ रहा हूँ, जो कि आरक्षक परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश शासन ने आरक्षक परीक्षा आयोजन करने जा रही है, जो कि अगस्त के महीने में 12 अगस्त से शिफ्ट वाइज ये पेपर चालू होने वाले हैं। तो उन जो सभी विद्यार्थियों के लिए जो कि आरक्षक की तैयारी कर रहे हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न सामान्य ज्ञान की मैं ला रहा हूँ। सीरीज चालू हो चुकी है। 50 प्रश्न हर वीडियो में आपको मिलेंगे, महत्वपूर्ण जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं पिछले वर्षों में। उन सभी पर मैं यहाँ पर कंप्लीट फैक्ट्स के साथ में ये क्वेश्चन रखूंगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा। और साथ ही साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिसमें कि आप वो सारे सामान्य ज्ञान से आधारित जो 40 प्रश्न इस एग्जाम में पूछे जाएंगे वो सभी क्वेश्चंस मैं यहाँ पर कवर करूंगा। तो लगातार मेरे इस चैनल के साथ में बने रहें, जिसमें कि मैं आरक्षक की परीक्षा के वो सारे सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस कंप्लीट करूंगा। तो शुरू करता हूं। इसमें अगला क्वेश्चंस मैं लेके आऊंगा, जो कि पहला वीडियो में मैंने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो 50 क्वेश्चन जरूर देखिएगा। अब ये सेकेंड वीडियो है जिसमें कि मैं अगले 50 क्वेश्चन ला रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जिसको कि मैं कंप्लीट करूंगा। ये आ गया पहला क्वेश्चन आपके साथ में, जो कि क्वेश्चन नंबर 51 से चालू होगा। 50 इससे पहले मैंने कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि इससे पहले वाले वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो 51वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य में जो वैगन रिपेयर वर्कशॉप है वो कहाँ स्थित है, ये ऑप्शन में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें सतना, जबलपुर, भोपाल और कटनी है। तो इसका जो सही विकल्प है वो है सतना। सतना इज द करेक्ट आंसर। सतना में है ये, जो कि वैगन रिपेयर वर्कशॉप स्थित है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश का है ये, मध्य प्रदेश जीके पर ही आधारित है। जो कि विश्वविख्यात खजुराहो के मंदिर का निर्माण है वो चंदेल राजाओं ने कब करवाया था। चंदेल वंश जिसकी स्थापना नन्नुक के द्वारा होती है। अन्य फैक्ट भी मैं यहाँ पे कंप्लीट करूंगा, जो कि 831 ईस्वी में नन्नुक के द्वारा, ठीक है ना, चंदेल वंश की स्थापना होती है। और चंदेल वंश के द्वारा मध्य प्रदेश के खजुराहो में मंदिरों का निर्माण होता है। खजुराहो टेम्पल, जो कि खजुराहो में चंदेल वंश के द्वारा 85 मंदिरों का निर्माण यहाँ पर हुआ था। और इसमें अभी वर्तमान में 22 मंदिर शेष बचे हैं, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। खजुराहो, जो कि छतरपुर, ध्यान रखिएगा, छतरपुर जिले के अंतर्गत आता है खजुराहो, वहाँ पर मिलेगा ये आपको। और इसका निर्माण चंदेल राजाओं ने करवाया था, ये प्रश्न है इसमें। तो इसका जो सही आंसर है वो सेकंड वाला आंसर बिल्कुल सही है, इसको नोट कर लीजिएगा। 950 से लेकर 1050 ईस्वी के दौरान इन मंदिरों का निर्माण हुआ था। इसमें सबसे पहला मंदिर अगर बात की जाए तो मंगतेश्वर मंदिर का नाम आता है। उससे पहले हनुमान टेम्पल, जो कि राजा हर्षवर्धन के समय में हुआ था, और हर्षवर्धन ने इसका निर्माण करवाया था, जो कि लगभग 930 ईस्वी का है। उसके बाद में मंगतेश्वर मंदिर, जो कि शिव लिंग यहाँ पर स्थापित है, जो कि राजा हर्ष ने ही, जिसको कि लक्ष्मण मंदिर भी कहा जाता है। मंगतेश्वर मंदिर, उसी के बाजू में लक्ष्मण मंदिर भी कहा जाता है, जिसको कि उसका भी निर्माण राजा हर्ष ने ही करवाया था। उसके बाद में अन्य मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के ही राजाओं ने करवाया, जिसमें कि आगे दंगदेव रहे, उसके बाद में विद्याधर राजा रहा। इनने सभी ने इन मंदिरों का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न आ गया, क्वेश्चन नंबर 53, मध्य प्रदेश में सबसे कम तापमान किस स्थान पर रहता है। तो सबसे कम यानी कि लो टेम्परेचर, जो कि ठंड के मौसम में आता है, शीत ऋतु में आता है। तो इसका जो सही आंसर है वो सेकंड विकल्प सही है, शिवपुरी। शिवपुरी में सबसे कम तापमान टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है। अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 54, मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन, अगर 4 विकल्प देखे जाए तो इसका सही विकल्प है होशंगाबाद। होशंगाबाद जिले में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं, नर्मदा व सोन घाटी का निर्माण किस समूह के अंतर्गत आता है। 4 विकल्प हैं इसमें, जो कि जोग्राफिकली देखा जाए तो इसमें 4 विकल्प दिए हैं। क्रिटेशियस कल्प, पुराना संघ, द्रविड़ संघ या फिर तृतीय समूह पर आता है। तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा होगा, इसके बारे में बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो सेकंड वाला सही है, पुराना संघ समूह के अंतर्गत आता है। और इसमें ये नर्मदा और सोन घाटी का जो निर्माण हुआ है वो पुराना संघ समूह के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न आ गया, क्वेश्चन नंबर 56, मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम
कब लागू किया गया था? विकल्प आपके सामने है यहाँ पर। 26 जनवरी 1994, 25 जनवरी 1994, 30 जनवरी 1994 या फिर 19 जनवरी 1994। तो इसका सही विकल्प नोट कर लीजिएगा, 25 जनवरी 1994 में मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था और ये केंद्र सरकार के द्वारा 73वां संविधान संशोधन था ये। और इस संविधान संशोधन को लाया गया था 1992 में। 1992 दिसंबर में ये क्या हुआ था, पारित हुआ था। और पारित होने के बाद में इसको लागू किया गया था। अगर बात की जाए तो सरकार ने केंद्र ने जो लागू किया था, ठीक है ना, वो केंद्र में लागू हुआ था अप्रैल में, अप्रैल 1993 का कहलाता है ये। और उसके बाद में ये मध्य प्रदेश में जो लागू कर दिया गया था वो लागू हुआ था 25 जनवरी 1994 में, ठीक है ना। ये मध्य प्रदेश की बात है, तो मध्य प्रदेश में ये 25 जनवरी 1994 में लागू हुआ। देन उसके बाद में अप्रैल में मध्य प्रदेश में पंचायत के चुनाव यहाँ पर कंडक्ट किए गए थे। तो ये पॉइंट्स जरूर याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न आ गया, क्वेश्चन नंबर 57। मध्य भारत के पठार का जो प्रमुख चीनी कारखाना है जो डबरा, वो किस जिले के अंतर्गत आता है? 4 इसमें जिले दिए हुए हैं, गुना, ग्वालियर, शिवपुरी या दतिया। तो इसका सही विकल्प है ग्वालियर। ग्वालियर जिले के अंतर्गत आता है, यहाँ पे की प्रमुख चीनी कारखाना डबरा में स्थित है। अगला प्रश्न आ गया, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में है? 4 नदी इसमें दी हुई है, यमुना, महानदी, चंबल या बनास। तो इसका जो सही विकल्प है वो है चंबल। चंबल नदी का उद्गम जो कि मध्य प्रदेश की मालवा क्षेत्र से होता है। मालवा क्षेत्र की जो जाना पावा की पहाड़ी है वहां से इसका उद्गम हुआ है, जो कि महू जो तहसील है इंदौर में आती है, ये वहां से इसका उद्गम हुआ है। और अगर चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी की टोटल जो लंबाई है वो 965 किलोमीटर का ये सफर तय करती है। और ये चंबल जो नदी है इसकी ये सहायक नदी है, चंबल नदी की ये सहायक नदी है। और महानदी की बात कर लें तो महानदी का उद्गम ये छत्तीसगढ़ की है, ये छत्तीसगढ़ में रायपुर के निकट, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ में सीजी में रायपुर जो कि राजधानी उसके निकट से इसका उद्गम हुआ है, जो कि दंडकारण्य पर्वत जो कि है वहां से निकलती है ये दूसरे राष्ट्र की है। और यमुना बनास नदी की बात कर लें तो बनास नदी ये राजस्थान की है, राजस्थान में ये चंबल की ही सहायक नदी है लेकिन राजस्थान से निकलती है ये, ठीक है ना, चंबल में आके मिल जाती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आ गया, क्वेश्चन नंबर 59, जो कि है राजा माहिष्मती ने नर्मदा के किनारे जो माहिष्मती महेश्वर की स्थापना की थी, जो नगर की स्थापना की थी, वो किस वंश ने की थी? माहिष्मती राजा ने जो की थी वो किस वंश के थे, ये क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन आपके सामने है, कलचुरी, गुप्त, हे या फिर परमार वंश। तो इसका जो सही विकल्प है बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, हे वंश के राजा थे राजा माहिष्मती। राजा जो माहिष्मती थे वो हे वंश के राजा थे, बहुत ही प्रतापी राजा थे। और ये अवंती, ध्यान नोट कर लीजिएगा, अवंती जो राज्य था उसकी ये दक्षिणी शाखा थी, दक्षिणी शाखा या ब्रांच बोलते थे, जो कि उत्तरी शाखा को, जो उत्तरी शाखा थी, उत्तरी शाखा को ये बीच में एक नदी पड़ती थी, वो नदी थी कौन सी? बेतवा नदी। कौन सी नदी थी ये? बेतवा नदी इसको 2 भागों में विभाजित करती थी, बेतवा नदी। और दक्षिणी शाखा माहिष्मती कहलाती थी। और राजा माहिष्मती के नाम से ही ये माहिष्मती इसका नाम पड़ा, और जो कि हे वंश के थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आ गया। अच्छा, एक बार और नोट कर लीजिएगा, ये महाजनपद का जो एरा था, काल था, जो कि 600 BC की बात है, उस समय की बात है, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये। चलिए अगला प्रश्न आ गया, जिस समय की टोटल कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे, जिसमें कि मध्य प्रदेश में 2 महाजनपद आते थे। ये भी मैं आपको नोट करा देता हूँ, 2 महाजनपद, जो कि मालवा में महाजनपद था, जो कि अवंती महाजनपद कहलाता था, जिसकी 2 शाखाएं मैंने अभी बता दी। और एक था बुंदेलखंड में, जिसका नाम था चेदी महाजनपद। तो ये 2 महाजनपद जो कि मध्य प्रदेश में स्थित थे। बाकी के अन्य महाजनपद जो कि अन्य क्षेत्रों में पूरे भारत में स्थित रहे, जो कि सबसे अधिक पश्चिम उत्तर क्षेत्र में थे। और एक महाजनपद जो था वो दक्षिण भारत में था, जो कि गोदावरी नदी के तट पर था, जिसका नाम था अस्मक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं,
क्वेश्चन नंबर 60, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी की शुरुआत किस शहर में हुई थी? तो इसका जो नोट कर लीजिएगा आंसर वो है इंदौर। इंदौर में सबसे पहले शुरुआत हुई थी आकाशवाणी की। अगला प्रश्न आ गया क्वेश्चन नंबर 61, मध्य प्रदेश का सबसे कम सीमा रेखा किस राज्य से लगती है? वो कौन सा स्टेट है जो कि मध्य प्रदेश से सबसे कम सीमा में छूता है? तो ऑप्शन आपके सामने छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात या फिर महाराष्ट्र। तो इसका सही विकल्प है गुजरात, जो कि सबसे कम सीमा जिसकी मध्य प्रदेश से लगती है। और इससे मध्य प्रदेश के दो राज्य, कौन से दो जिले, सॉरी, अलीराजपुर और झाबुआ, जो झाबुआ है, ये दो जिले मध्य प्रदेश के जो कि गुजरात की सीमा से छूते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, जो कि मध्य प्रदेश की पश्चिमी सीमा है। मध्य प्रदेश की जो पश्चिमी सीमा है उससे लगा हुआ राज्य है गुजरात। अगला प्रश्न आ गया क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से किस स्थान पर मध्य प्रदेश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र स्थापित किया गया? इंदौर, पन्ना, जबलपुर या फिर खरगोन। तो इसका सही आंसर है जबलपुर में है, जो कि पहला रत्न को यहाँ पर पॉलिश किया जाता था, परिष्कृत किया जाता था, वो केंद्र जबलपुर में स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश में जो कोल बेड मेथेन है वो मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? जिला पूछा गया है यहाँ पर। ऑप्शन आपके सामने है सिंगरौली, उज्जैन, शहडोल या फिर उमरिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है शहडोल। शहडोल में ये कोल बेड मेथेन के यहाँ पे भंडार पाए गए हैं, जो कि मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला है, पूर्वी जिला है। और साथ ही साथ में ये संभाग भी कहलाता है, संभाग भी कहलाता है ये, और ये पूर्वी जिला है। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया क्वेश्चन नंबर 64, मालवा का पठार में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अगर मालवा प्लेटू की बात करें तो कौन सी चोटी सबसे ऊंची है, ये प्रश्न है। चार ऑप्शन आपके सामने है, धूपगढ़, जानापावा की चोटी, सिगार चोटी या फिर सिद्ध बाबा चोटी। तो इसका जो सही विकल्प है, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, वो है सिगार चोटी, जो मालवा की सबसे ऊंची चोटी है। 851 मीटर ऊंची चोटी है, जो कि सबसे ऊंची चोटी कहलाती है। और इसके बाद में सेकंड नंबर पे जो आती है वो आती है जानापावा की पहाड़ी, जो कि 854 मीटर ऊंची है। ठीक है, तो ये दो चोटियां जो कि मालवा की हैं, ये दोनों ध्यान रखिएगा, दोनों ही कहाँ की है, ये मालवा की ही है, मालवा की प्लेटू के अंतर्गत आती है। और अन्य ऑप्शन की बात कर लें तो अन्य ऑप्शन में धूपगढ़, जो कि सतपुड़ा की पहाड़ी है, सतपुड़ा की है, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, 1350 मीटर, 1350 मीटर ऊंची चोटी है। सिद्ध बाबा की बात कर लें तो ये भी मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश में ये बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि सिद्ध बाबा की चोटी है। और ये 1172 सॉरी गलत बोल दिया, 1172 मीटर ऊंची चोटी है, जो कि मध्य प्रदेश की सेकंड सबसे ऊंची चोटी के अंतर्गत आती है, सिद्ध बाबा की चोटी। ठीक है ना, जो कि भांडेर श्रेणी, ठीक है ना, बुंदेलखंड की जो भांडेर की श्रेणी है, भांडेर श्रेणी के अंतर्गत आती है, ये भी नोट कर लीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65, सन 1947 में सेंट्रल इंडिया के जो प्रदेश है उनको कितने भागों में विभाजित किया गया था? 1947 में जब मध्य प्रदेश, जब भारत आजाद हुआ था, आजाद होने के बाद में यहाँ पर किससे प्रशासनिक सुधार, ये भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है ना, प्रशासनिक की जो सुधार थे, ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेशन जो रिफॉर्म थे, उस रिफॉर्म के आधार पर यहाँ पर प्रांत विभाजित हुए थे, जो कि पार्ट ए, ठीक है ना, ए, बी, सी और डी में यहाँ पर इनको रखा गया था। उस समय की बात है। तो इसमें सेंट्रल इंडिया के जो प्रदेश है वो कितने भागों में विभाजित हुए थे, ये क्वेश्चन बनता है। तो इसमें ऑप्शन आपके सामने है, तो इसमें 3 भाग, जो सेंट्रल इंडिया थे वो 3 भाग में यहाँ पर डिवाइड हुए थे। ठीक है ना, जो कि पार्ट ए, बी और सी में इनको रखा गया था। अगर हम पार्ट ए की बात कर लें तो पार्ट ए में यहाँ पर जो रखा गया था, वो जो हिस्सा था वो था ऊपर वाला हिस्सा, जिसमें कि बरार का क्षेत्र था। ठीक है ना, बराड़ का जो क्षेत्र था, जो कि मध्य प्रांत, ठीक है ना, मध्य प्रांत का हिस्सा आता था, मध्य प्रांत कहलाता था, जो कि पार्ट ए में आया था। उसके बाद में पार्ट बी में बात करें तो पार्ट बी में बुंदेलखंड, अपना जो मध्य उच्च प्रदेश था, वो पार्ट बी के अंतर्गत आया था। ठीक है ना, जिसमें कि 2 राजधानी इसमें नियुक्त हुई थी, जिसमें कि
ग्वालियर और इंदौर। ग्वालियर और इंदौर ये दो राजधानी यहाँ पर बनी थी जो पार्ट बी के अंदर आई, और पार्ट सी में जो आया था वो विंध्य क्षेत्र आया था, जिसमें कि बघेलखंड का क्षेत्र था और बघेलखंड क्षेत्र के साथ में भोपाल स्टेट आया था। इस तरीके से ये पार्ट सी में आया था। तो टोटल 3 भागों में ये विभाजित हुआ था। अगला प्रश्न आ गया क्वेश्चन नंबर 66। मध्य प्रदेश को जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? जनसंख्या के घनत्व, ध्यान रखिएगा यहाँ पे पॉपुलेशन जो डेंसिटी है उस पर ये क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है विकल्प में देखा जाए तो 23वां, ठीक है ना, 23वां स्थान है मध्य प्रदेश का, जो कि जनसंख्या के घनत्व की दृष्टि से यहाँ पर देखा जाता है। मध्य प्रदेश की अगर पॉपुलेशन आज के वर्तमान समय में देखी जाए तो लगभग, अगर 2011 की बात की जाए, 2011 की जनगणना, क्योंकि उसके बाद में जनगणना नहीं हुई जो कि 2021 में होनी थी, कोविड के कारण इसको आगे बढ़ा दिया गया है, और इसका जो समय निर्धारित किया गया है ये 2024 में ये जनगणना होनी है। लेकिन 2011 की जनगणना की बात की जाए तो ये 7,29,29,709 ये जनगणना 2011 की है, और 2024 में ये जनगणना, लेकिन वर्तमान में अगर पॉपुलेशन देखी जाए तो लगभग 8.5 करोड़ के आसपास जनसंख्या आज के समय में बताई जाती है, जो कि मध्य प्रदेश की हो गई है। और ये जो सेंसस है ये 23वां जो घनत्व है, जो 23वां स्थान रखता है, ये 2011 की जनगणना के अनुसार है, क्योंकि अभी जनगणना नहीं हुई है। जनगणना 2024 में निर्धारित की गई है, कोविड के कारण इसको आगे बढ़ा दिया गया था। अगला प्रश्न आ गया क्वेश्चन नंबर 67। मध्य प्रदेश में इकबाल सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो इकबाल का सम्मान है, इकबाल जिन्होंने की सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जो गीत लिखा था, उन्हीं के सम्मान में ये इकबाल सम्मान यहाँ पर रखा गया है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है रचनात्मक उर्दू लेखन, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। इस पर ये दिया जाता है और इसमें 2 लाख रुपए की पुरस्कार और साथ में प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। अगला प्रश्न आ गया मध्य प्रदेश का एकमात्र जो शहर जिसमें कि IIT और IIM विश्वविद्यालय खोले गए हैं। ऑप्शन आपके सामने है भोपाल, ग्वालियर, इंदौर और जबलपुर। तो बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, इंदौर इज द करेक्ट आंसर। इंदौर में ये दोनों हैं, IIT और IIM दोनों ही यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन ये आ गया आपके सामने, मध्य प्रदेश, क्वेश्चन नंबर 69। मध्य भारत पर जो हुणों ने किस शताब्दी में आक्रमण किया था? मध्य भारत पर हुणों ने किस शताब्दी पर आक्रमण किया था, ये प्रश्न यहाँ पर बनता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा? 5 ऑप्शन है इसमें, 5th सेंचुरी, 6th सेंचुरी, 3rd सेंचुरी या फिर 4th सेंचुरी में। तो इसका जो सही विकल्प है बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, जो कि है 5th सेंचुरी में, 5वीं शताब्दी में मध्य भारत पर हुणों ने आक्रमण किया था। अगर मध्य भारत की बात की जाए तो ये उत्तर भारत की बात है, सॉरी, उत्तर भारत में ये 5वीं शताब्दी में हुआ था, जो कि 467 ईस्वी में, जिस समय की गुप्त वंश का राजा था, उस समय हुणों ने यहाँ पर आक्रमण किया था और इस हुणों के आक्रमण को रोका था स्कंदगुप्त ने, जो कि गुप्त वंश का राजा था, जो कि कुमारगुप्त का पुत्र था। कुमारगुप्त के बाद में ये गद्दी पर बैठा था स्कंदगुप्त। उस समय हुणों ने यहाँ पर आक्रमण किया था उत्तर भारत में। लेकिन ये जब मध्य भारत की, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, मध्य भारत की बात है, तो मध्य भारत में ये जब प्रवेश किए थे उस समय ये 6वीं शताब्दी आ गई थी। तो इसका जो सही उत्तर होगा, 100% सही जो उत्तर होगा वो होगा 6वीं शताब्दी, जो कि 510 ईस्वी में उन्होंने यहाँ पर आक्रमण किया था, जिस समय की भानुगुप्त का यहाँ पर शासन था। और ये एरन अभिलेख में इसके बारे में जानकारी मिलती है, जिस समय की यहाँ पे सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं। सती प्रथा भानुगुप्त का मित्र और उसका जो मंत्री रहा, जो कि सेनापति था, सेनापति के रूप में यहाँ पर युद्ध में इसने हिस्सा लिया था, जिसका नाम था गोपराज की यहाँ पर मृत्यु होती है। और इसका युद्ध होता है ये तोरमाण जो राजा था, जो कि हुणों का राजा था, इसके साथ युद्ध होता है, जिसमें कि इसकी हार यहाँ पर लिखी गई है, इसकी यहाँ पर हार होती है, गोपराज की मृत्यु हो जाती है। तो इस समय में तोरमाण राजा, जो कि हुणों का राजा था, इसने यहाँ पर आक्रमण किया था। ठीक है, नोट कर लीजिएगा मध्य भारत का। अगला प्रश्न आ गया क्वेश्चन नंबर 70। मध्य प्रदेश में वह नदी बताइए जो कि चंबल में नहीं मिलती है। ऑप्शन आपके सामने है पार्वती, काली सिंध, कुंवारी या कूनो। तो ये समस्त नदियां हैं जो कि मध्य प्रदेश की ही नदियां हैं, लेकिन ये चंबल में नहीं मिलती है, ये क्वेश्चन है इसमें। तो चंबल में यहाँ पर जो नदी नहीं मिलती है वो है कुंवारी नदी। नोट कर लीजिएगा,
कुंवारी नदी जो कि सिंध नदी में मिलती है, ना कि चंबल में। सिंध नदी की ये सहायक नदी है, सिंध नदी की ये सहायक नदी है और सिंध नदी में जाकर ये मिलती है। और इसका जो फ्लो है कुंवारी नदी का, ये है पूर्व की तरफ। और बाकी की समस्त नदियां, अगर हम पार्वती की बात कर लें, काली सिंध की बात करें और कूनो की बात कर लें, ये सारी की सारी जो नदियां हैं ये चंबल में मिल जाती है, चंबल में मिलती हैं। यहाँ पर चंबल की सहायक नदी है, लेकिन कुंवारी नदी जो है ये चंबल की सहायक नदी ना आते हुए ये सिंध की सहायक नदी है। सिंध नदी जिसका कि उद्गम कहाँ से है, इसका उद्गम जो कि विदिशा, विदिशा में है। ये विदिशा जिले के में एक तहसील से यहाँ से इसका उद्गम होता है। अगला प्रश्न आ गया, क्वेश्चन नंबर 71। सतना स्थित सीमेंट कारखाना किस कंपनी ने स्थापित किया था, जो सतना में है? रिलायंस कॉर्पोरेशन, 4 ऑप्शन है आपके सामने, बिरला, टाटा या फिर मिस्त्री कॉर्पोरेशन। तो नोट कर लीजिएगा, बिरला कॉर्पोरेशन इज द करेक्ट आंसर। उसके द्वारा यहाँ पर सतना में सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया। अगला प्रश्न आ गया, क्वेश्चन नंबर 72। बेगा नामक की जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, D.N. मजुमदार इसका सही उत्तर होगा। इनके द्वारा ये बेगा नाम की पुस्तक लिखी गई थी, ये इसके लेखक थे। अगला प्रश्न आ गया, क्वेश्चन नंबर 73। सूर्य की किरण किस रेखा के लंबवत पड़ने पर मध्य प्रदेश में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है? जो सूर्य की किरण है सबसे ज्यादा परपेंडिकुलर यहाँ पर पड़ती है, वो रेखा का नाम पूछा गया है। मकर रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही विकल्प है वो है कर्क रेखा, जिसको कि 23.5 और इंग्लिश में इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं। और यही वो रेखा है जिस पर कि लंबवत जो किरण पड़ती है उस समय यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। सबसे अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है 49 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर गर्मी में टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। सबसे अगर गर्म जो क्षेत्र माना जाता है वो विदिशा का गंज बासोदा में यहाँ पर सबसे अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड होता है। ठीक है, 23.5 जो कि मध्य प्रदेश के बीचों बीच गुजरती है और जो कि टोटल 14 जिलों से होकर गुजरती है मध्य प्रदेश की, ये भी नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश राज्य से होकर कितने नेशनल राष्ट्रीय राजमार्ग होकर गुजरते हैं? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल मार्ग पर क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका आंसर है 18। टोटल 18 नेशनल हाईवे यहाँ से पास होते हैं। अगर बात की जाए सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है, तो उसका नाम है NH44। NH44 जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे जो कि यहाँ से पास होता है। 2018 तक की रिपोर्ट के अनुसार लिख लिया है, तो यहाँ पे टोटल 18,248, सॉरी 18,000 नहीं है, ये अपडेट है 13,000 है ये, ठीक है ना। कितना है ये? 13,248 किलोमीटर का नेशनल हाईवे का नेटवर्क मध्य प्रदेश में स्थापित किया जा चुका है। 2014 तक इसकी जो रिपोर्ट थी ये 8,748 किलोमीटर की थी। उसके बाद में 2018 की फाइनल रिपोर्ट में 13,248 किलोमीटर का यहाँ पर नेटवर्क स्थापित किया जा चुका है, जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग का है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। टोटल 18 नेशनल हाईवे मध्य प्रदेश से निकलते हैं। अगला प्रश्न आ गया, क्वेश्चन नंबर 75, जो कि मध्य प्रदेश के कोरंडम जो एक धातु है, मिनरल है, मध्य प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? खरगोन, सीधी, झाबुआ या फिर सिंगरौली। तो कौन सा आंसर इसमें सही होगा? ये है, तो इसका जो आंसर है वो है सीधी जिले में कोरंडम, जो कि एक हार्ड मेटल के रूप में जाना जाता है कोरंडम, ठीक है ना, जो कि हीरे के बाद में सेकंड नंबर पर इसका नंबर लगता है। अगला प्रश्न आ गया, क्वेश्चन नंबर 76, देश में एकमात्र जो जनजातीय विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थापित हुआ है? तो इसका जो सही आंसर है 4 ऑप्शन में वो है अमरकंटक में ये स्थापित है एकमात्र जनजातीय विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न आ गया, क्वेश्चन नंबर 77, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में मुख्य रूप से तांबा निकलता है? तांबे का उत्खनन कहाँ से किया जाता है मध्य प्रदेश में? कौन सा जिला है? जिला पूछा गया है, जबलपुर, छिंदवाड़ा, बालाघाट या फिर कटनी। तो इसका जो सही आंसर है बालाघाट की नोट कर लीजिएगा। मलाज खंड की जो माइन है, खदान है, वहां से तांबा निकाला जाता है। तांबा में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। MP इज द फर्स्ट पोजीशन तांबे के उत्पादन में।
ठीक है ना, सबसे अधिक उत्पादन होता है मध्य प्रदेश पूरे भारतवर्ष में। अगला प्रश्न आ गया, और यहीं से यहाँ से मैग्नीज का भी उत्पादन होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, मैग्नीज भी यहाँ पर निकलता है। तो एशिया की सेकंड लार्जेस्ट माइन है यहाँ पर भरवेली, भरवेली की जो खदान है वो यहीं पर है, यहाँ से कि मैग्नीज निकलता है। अगला प्रश्न आ गया क्वेश्चन नंबर 78, कौन सी रानी रामगढ़ की झांसी की रानी के नाम से पॉपुलर है, प्रसिद्ध है? रामगढ़ की झांसी की रानी के नाम से इसको जाना जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, रानी रूपमती, रानी देवी अहिल्या, रानी दुर्गावती या फिर रानी अवंतीबाई। तो इसका सही विकल्प चौथा विकल्प बिल्कुल सही है, रानी अवंतीबाई को रामगढ़ की झांसी की रानी के नाम से जाना जाता है, जो कि एक गोंड रानी थी, गोंड रानी थी, गोंड वंश की रानी के रूप में जानी जाती है। और ये अंग्रेजों से युद्ध करते हुए, ये अपनी आत्मरक्षा करते हुए यहाँ पर ये खत्म हो गई थी अपनी, ठीक है। तो रानी अवंतीबाई जो कि रामगढ़ की झांसी की रानी के रूप में जानी जाती है। देवी अहिल्या की बात की जाए तो ये इंदौर की थी, इंदौर की मल्लारा होलकर, होलकर वंश की थी ये, इंदौर इनकी राजधानी थी। और इन्होंने ही इंदौर के बाद में अपनी राजधानी को शिफ्ट किया था खरगोन में, खरगोन में यहाँ पर महेश्वर जो नगर है, महेश्वर की स्थापना यहाँ पर की थी, ठीक है ना। रानी रूपमती की बात करें तो रानी रूपमती जो कि धार में रानी रूपमती का महल है, धार में है, ठीक है ना। चलिए, और रानी दुर्गावती की बात करें तो ये भी गोंड वंश की रानी थी, गोंड वंश की रानी। इनका जो युद्ध हुआ था ये 1564 में, 1564 में अकबर के साथ में, अकबर का जो सेनापति था आसफ खां के साथ में इसका युद्ध हुआ था। और उसमें ये अपनी आत्मरक्षा करते हुए अपना ही कटार घुप के इन्होंने अपनी आत्मरक्षा की थी और अपनी जान दे दी थी। और यहाँ पर कहाँ पर, जबलपुर में ही इनकी समाधि भी है, ठीक है ना, इनकी यहाँ पर समाधि, ठीक है, रानी दुर्गावती। अगला प्रश्न आ गया क्वेश्चन नंबर 79, मध्य प्रदेश में किस जनजाति में लम सेना विवाह प्रचलित है? लम सेना का जो विवाह है मध्य प्रदेश की कौन सी ट्राइबल जनजाति है जिसमें ये प्रचलित है? इसका आंसर नोट कर लीजिएगा, बेगा जनजाति में लम सेना विवाह यहाँ पर प्रचलित है, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, निम्नलिखित में से किस वंश के राजा ने अरबों को हराया था? अरब आक्रमण जब हुआ था उस समय अरबों को हराने का जो श्रेय जाता है वो किस वंश को जाता है? परमार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, चंदेल वंश या फिर कंचूरी वंश। तो इसका सही विकल्प है गुर्जर प्रतिहार वंश का राजा था, प्रथम राजा था नागभट्ट, नागभट्ट प्रथम के नाम से है। उसने जो अरब आक्रमणकारी थे उनको पीछे खदेड़ दिया था, क्योंकि जो पश्चिमी भारत है, अफगानिस्तान, वहां से भारत में प्रवेश किए थे और उसके बाद में इसका जो आक्रमण भारत में रोका था आगे जाने से, वो गुर्जर प्रतिहार का सबसे प्रतापी राजा नागभट्ट प्रथम, जिसको कि गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक माना जाता है, उसने अरब के आक्रमण को यहाँ पर रोका था और आगे नहीं बढ़ने दिया था। वहां से अरब आक्रमणकारी वापस वहीं पे इनकी सीमा बना दी थी, जो कि ऊपर में अफगानिस्तान तक ही सीमित रह गए थे। अगला प्रश्न आ गया क्वेश्चन नंबर 81, धार के दुर्ग का जो पुनर्निर्माण है वो किस मुस्लिम शासक ने करवाया था? तो इसमें 4 ऑप्शन है, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर या फिर बाबर। तो नोट कर लीजिएगा, इसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। मोहम्मद बिन तुगलक ने धार के दुर्ग का निर्माण यहाँ पर पुनर्निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न आ गया 82, निम्न में से ग्रेफाइट का उत्पादन मध्य प्रदेश के किस स्थान पर होता है? ग्रेफाइट जो ऑप्शन में है आपके पास में 4 जिले दिए हुए हैं, होशंगाबाद, झाबुआ, बैतूल या फिर शहडोल। तो इसका जो आंसर है मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला है, ध्यान रखिएगा, एकमात्र जिला यहाँ पे कि इसका उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में ग्रेफाइट का। बैतूल जो कि मध्य प्रदेश के दक्षिणी बॉर्डर बनाता है, दक्षिण में स्थित है ये। अगला प्रश्न आ गया, राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर में सर्वाधिक कमी किस संभाग में हुई? ये 2011 की जनगणना के अनुसार ये पूछा गया है, भोपाल, रीवा, इंदौर या फिर जबलपुर। तो उसका नोट कर लीजिएगा, 2011 के सेंसस के अनुसार रीवा ही ऐसा एक जिला था जिसमें कि राज्य में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर में कमी इस संभाग में हुई थी। अगर संभाग की बात करें तो इस संभाग में 4 जिले आते थे 2011 में, लेकिन अभी हाल ही में एक 5वां जिला भी यहाँ पर बना है,
ठीक है ना। तो टोटल जो जिले हो गए हैं अभी वर्तमान में 5 जिले इसमें अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न आ गया क्वेश्चन नंबर 84। गुजरात के सरदार सरोवर बांध में मध्य प्रदेश को कितने प्रतिशत की साझेदारी है? मध्य प्रदेश की कितनी साझेदारी है? सरदार सरोवर बांध की बात कर लें तो जो सरदार सरोवर बांध है ये किस नदी पर बना है? ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है। और इस पर टोटल 100% की जो साझेदारी है उसका डिवाइडेशन अगर देखा जाए तो वो 3 भागों में डिवाइड है, 57, 27% और 16%। और ये 3 स्टेट में आते हैं। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का जो हिस्सा लगता है वो 57 लगता है। उसके बाद में सेकंड नंबर पर जो नंबर लगता है वो गुजरात का लगता है और थर्ड पर जो नंबर आता है वो महाराष्ट्र का आता है। तो इस तरीके से 27% जो आता है वो गुजरात को मिलता है और 16% मध्य प्रदेश उसको महाराष्ट्र को मिलता है। और ये सिंचाई और बिजली, जो बिजली बनाई जाती है उसकी पूर्ति का यहाँ पर ये शेयरिंग है, पार्टनरशिप है, साझेदारी है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न आ गया क्वेश्चन नंबर 85। नागदा उज्जैन के निकट में किस धातु की संस्कृति के यहाँ पर प्रमाण किए गए? प्रमाण मिले हैं यानी कि साक्ष्य मिले हैं यहाँ पर उत्खनन के दौरान। कौन सी संस्कृति यहाँ पर फली फूली थी? और तो यहाँ पर कौन सी धातु संस्कृति थी? सोना, लोहा, तांबा या इनमें से कोई नहीं। तो नागदा के निकट देखा जाए तो यहाँ पर लौह संस्कृति के प्रमाण अभी हाल ही में मिले हैं। और नागदा के पास उज्जैन एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ पे कि सिंधु घाटी सभ्यता के ताम्रपाषाण कालीन साक्ष्य भी उज्जैन जिले में मिले हैं और वो था कायथा। कहाँ पर? कायथा में ताम्रपाषाण संस्कृति भी मिली थी जो कि काली सिंध नदी के पास में, ये भी नोट कर लीजिएगा, काली सिंध जो नदी है उसके पास में यहाँ पर ये साक्ष्य मिले थे ताम्रपाषाण। लेकिन ये जो है ये लौह संस्कृति है जो कि नागदा जिले के निकट में यहाँ पर मिले हैं। तो दोनों पॉइंट यहाँ पर आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, किस जनजाति से संबंधित गोल गधेड़ो विवाह होता है? कौन सी जनजाति यहाँ पे कि गोल गधेड़ो विवाह होता है? तो इसका जो सही आंसर इसमें से देखा जाए तो वो है भील जनजाति, जिसको कि गोल गधेड़ो विवाह भी बोलते हैं या फिर भगोरिया जो उत्सव होता है जो कि होली के समय में होता है। होली का जो त्योहार होता है, फेस्टिवल होता है, उस समय मनाया जाता है। उस समय ये गोल गधेड़ो विवाह, जिसमें कि एक गोला बना दिया जाता है, ठीक है ना, एक गोला, और उस गोले में यहाँ पर जो एक पुरुष है वो पुरुष यहाँ पर रहता है और चारों तरफ में महिलाएं जो कि कुंवारी कन्या है वो यहाँ पर उसके चारों तरफ में घूमती हैं और वो उसमें से पसंद करती हैं, तो उसको गोल गधेड़ो विवाह भी बोला जाता है। और भगोरिया उत्सव होता है जिसमें कि पुरुष उस महिला का अपहरण करता है, उसको हर कर ले जाता है, देन उसके बाद में उसका विवाह उसके साथ में हो जाता है। ये भगोरिया यानी कि भगाने वाला, ठीक है ना, भगोरिया उत्सव यहाँ पर मनाया जाता है। तो ये दोनों उत्सव भील जनजाति जो कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी मध्य प्रदेश में अधिक पाई जाती है, धार, अलीराजपुर और झाबुआ क्षेत्र में, वहां पर ये उत्सव मनाया जाता है हर वर्ष होली के समय में, होली फेस्टिवल में। अगला प्रश्न आ गया क्वेश्चन नंबर 87। भौगोलिक संरचना की दृष्टि से मध्य प्रदेश के संबंधित सही कथन यहाँ पर छांटना है, यानी कि ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर में मध्य प्रदेश में जो ऑप्शन है, 3 ऑप्शन यहाँ पर मिलते हैं जो कि है 3 है, नर्मदा सोन अक्ष के दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी है, या फिर मध्य उच्च प्रदेश जो कि गंगा के बेसिन का भाग है, तीसरा ऑप्शन पूर्वी पठार महानदी और सोन नदी के बेसिन का भाग है, या फिर चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो इसमें जो तीनों पार्ट है वो बिल्कुल सही है, ठीक है ना, जिसमें कि नर्मदा और सोन अक्ष के दक्षिण में क्या है, सतपुड़ा श्रेणी है, बिल्कुल सही है, दक्षिण का भाग है जो सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत आता है। सतपुड़ा का क्षेत्र है पूरा का पूरा जो कि पश्चिम से पूर्व की तरफ में लगभग 750 किलोमीटर में फैली हुई है। मध्य उच्च प्रदेश का जो भाग है वो गंगा बेसिन का भाग कहलाता है, बिल्कुल सही है। यमुना नदी का जो किनारा है, चंबल का जो क्षेत्र है वो पूरा का पूरा गंगा बेसिन कहलाता है, ग्वालियर का क्षेत्र माना जाए। और साथ में तीसरा ऑप्शन पूर्वी पठार जो महानदी है और सोन नदी के बेसिन का भाग है, बिल्कुल ये भी सही है, ठीक है ना, महानदी और सोन नदी का भाग कहलाता है जो पूर्वी मध्य प्रदेश का हिस्सा है, यानी कि इस प्रकार से तीनों ऑप्शन इसके सही यहाँ पर है। अगला प्रश्न आ गया क्वेश्चन नंबर 88। मध्य प्रदेश में स्थित जो राजघाट बांध है वो किस नदी पर बना हुआ है? राजघाट का जो बांध है वो किस नदी पर है? 4 ऑप्शन आपके सामने है,
चंबल, सिंध, बेतवा या फिर नर्मदा। तो इसका जो सही विकल्प है वो बेतवा है, जो कि दतिया, ध्यान कर लीजिएगा, दतिया जिले पर स्थित है, जो कि राजघाट बांध है। ठीक है ना। इसके आगे में माता टीला बांध भी बना है, ठीक है ना, जो कि झांसी में स्थित है, जो कि बेतवा नदी पर ही है ये। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। बेतवा नदी अगर इसका उद्गम देखा जाए तो इसका उद्गम कहां से है? रायसेन से है। रायसेन के कहां से? कुमरा गांव से। कुमरा गांव से ये में यहाँ से एक छोटा सा पॉइंट है यहाँ से कि इसका उद्गम हुआ है। बहुत छोटी सी धारा से यहाँ से निकलती है, और ये धारा भी यहाँ पर गोमुख के रूप में बनाई गई है, ये भी याद कर रहिएगा। गोमुख धारा है, यहाँ पर एक गोमुख बना हुआ है, उससे इसका उद्गम है। अगला प्रश्न आ गया, क्वेश्चन नंबर 89। प्रदेश में पहला हिंदी मासिक जो नवजीवन है ये कब प्रकाशित हुआ था? कब ये पब्लिश किया गया था मध्य प्रदेश में, जिसका नाम है नवजीवन? ऑप्शन आपके सामने है, 1915, 1927, 1930 या 1934। तो इसका सही विकल्प है 1915 में ये प्रकाशित हुआ था, जिसका नाम है नवजीवन, जो हिंदी मासिक पत्रिका थी। अगला प्रश्न आ गया, क्वेश्चन नंबर 90। वर्ष 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर आरंभ हो जाने पर कहां से महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी? मध्य प्रदेश में। जबलपुर, नागपुर, भोपाल या फिर अहमदाबाद। तो इसका जो सही विकल्प है वो है जबलपुर। सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको की बोला जाता है डिसओबीडिएंट मूवमेंट, ठीक है ना, जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन था, यानी कि बहुत ही नम्रता से हम अवज्ञा करेंगे, उसके आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और इस अवज्ञा की आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी, ये हुई थी 1930 में। 1930 में जब दांडी मार्च हुआ था, और दांडी मार्च के बाद में जब 6 अप्रैल 1930 में दांडी पर जब नमक कानून तोड़ा था, उसके बाद में ये सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई थी, और मध्य प्रदेश में ये महात्मा गांधी ने जबलपुर से इसकी शुरुआत की थी। अगला प्रश्न आ गया, खपड़ी पानी पहाड़ में कौन सा अयस्क निकलता है? तो इसका जो आंसर है वो है बॉक्साइट। नोट कर लीजिएगा, बॉक्साइट का उत्खनन होता है, जो कि बालाघाट के निकट है, बालाघाट के निकट में स्थित है। बॉक्साइट का यहाँ से उत्खनन किया जाता है। अगला प्रश्न आ गया, क्वेश्चन नंबर 92। मध्य प्रदेश राज्य की कौन सी नदी सर्वाधिक मृदा अपरदन करती है? मृदा का क्षय होता है, यहाँ पे मिट्टी का कटाव होता है, वो कौन सी नदी है यहाँ पे कि मृदा अपरदन होता है? सोन, चंबल, कूनो या फिर कंवारी नदी। तो इसका जो सही विकल्प है वो है चंबल। चंबल नदी में यहाँ पर मृदा अपरदन सबसे ज्यादा होता है, मिट्टी का कटाव, जिसको कि इंग्लिश में डेथ ऑफ सॉइल कहा जाता है, यानी कि मिट्टी की मृत्यु। ठीक है ना, जो मिट्टी की मृत्यु का यहाँ पे कारण बना हुआ है चंबल, जहाँ पे कि बरसात के मौसम में बाढ़ आ जाने के कारण यहाँ पर जो मिट्टी है वो यहाँ पे कट जाती है, मिट्टी बहकर आगे चली जाती है, जिससे कि जो उपजाऊ मिट्टी है वो यहाँ पर खत्म हो रही है। तो इसको मृदा का अपरदन कहा जाता है, मिट्टी का कटाव कहा जाता है, मिट्टी की मृत्यु भी कही जाती है। ठीक है, चंबल नदी पर। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, क्वेश्चन नंबर 93। मध्य प्रदेश में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो छात्रवृत्ति योजना है, स्कॉलरशिप की जो योजना है, वो किसके लिए चलाई गई है? 4 ऑप्शन है इसमें, पिछड़ा वर्ग के छात्र और छात्राओं के लिए, सभी वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए, आदिवासी छात्र के छात्राओं के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है सभी वर्ग। जितने भी सारे के सारे जो वर्ग हैं, चाहे वो जनरल कैटेगरी के हों, एसटी हों, एससी हों या फिर ओबीसी, सभी वर्ग के लिए ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्कॉलरशिप जो स्कीम है वो चलाई गई है। अगला प्रश्न आ गया, क्वेश्चन नंबर 94। मध्य प्रदेश के किस शहर में देश की एकमात्र अफीम फैक्ट्री है? अफीम की फैक्ट्री है वो कहाँ पर स्थित है मध्य प्रदेश में? उज्जैन, मंदसौर, नीमच या रतलाम। तो इसका आंसर है नीमच। इसका नाम है एल्केलाइन फैक्ट्री। एल्केलाइन फैक्ट्री के नाम से जानी जाती है। यहाँ पे की दवाएं बनती हैं, ठीक है ना, मेडिसिन के लिए उपयोग होती है। ये एल्केलाइन फैक्ट्री है, जो कि एकमात्र अफीम की फैक्ट्री है नीमच में। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, क्वेश्चन नंबर 95। मध्य प्रदेश राज्य में कितने प्रतिशत सिंचाई तालाबों के द्वारा होती है पूरा मध्य प्रदेश में? ऑप्शन आपके सामने है, 28%, 23%, 30% या फिर 34%। तो ऑप्शन नोट कर लीजिएगा। 23% सबसे जो मध्य प्रदेश का रेशो है वो 23% जो सिंचाई होती है वो तालाबों के द्वारा होती है। सबसे कम सिंचाई, सबसे कम अगर सिंचाई होती है तो वो तालाबों के द्वारा होती है, जो कि मध्य प्रदेश का जो पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पर होती है।
जो कि बालाघाट बैतूल ये वाला जो क्षेत्र कहलाता है, यहाँ पर तालाबों के द्वारा सिंचाई की जाती है। ठीक है ना, तो ये है अपना 23%। और सबसे कम सिंचाई वाला ये रेशो होता है जो तालाबों के द्वारा होता है। सबसे अधिक अगर सिंचाई होती है तो वो ट्यूबवेल और कुओं के द्वारा होती है। ठीक है ना, सबसे अधिक सिंचाई का क्षेत्र और उसमें आता है। अगला प्रश्न आ गया, क्वेश्चन नंबर 96। मध्य प्रदेश में किस शिलालेख में शिव मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है? शिव मंदिर का उल्लेख जो मिलता है वो कौन सा शिलालेख में मिलता है? उदयगिरी, इंदरगढ़, एरन या फिर नागदा? तो इसका जो आंसर है वो है इंदरगढ़ जो कि कहां पर है? ये मंदसौर में है। ये इंदरगढ़ का जो अभिलेख है, शिलालेख है, उसमें ये जानकारी मिलती है। और यहाँ पर जो शिव मंदिर है, ये शिव मंदिर कौन सा है इसको भी याद रखेगा, पशुपतिनाथ मंदिर है। उस मंदिर के बारे में इसमें जानकारी मिलती है जो कि शिवना नदी के किनारे पर है। कौन सी नदी है यहाँ पर? शिवना नदी के किनारे पर ये स्थित है पशुपतिनाथ मंदिर। ये भी क्वेश्चन बनता है कि पशुपतिनाथ मंदिर किस नदी के किनारे पर स्थित है? ये शिवना नदी के किनारे पर स्थित है जो कि मंदसौर में है। क्वेश्चन ये आए हैं कई बार। ठीक है ना, चाहे पटवारी का एग्जाम हो मध्य प्रदेश का या फिर कांस्टेबल का, ये क्वेश्चन बने हैं। तो सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तालाब की सिंचाई करने वाला जो जिला है वो कौन सा है? जिला पूछा गया है इसमें, तालाबों के द्वारा सिंचाई होती है ये शहडोल, बालाघाट, रीवा या कटनी? तो इसका आंसर है बालाघाट जो कि मध्य प्रदेश का दक्षिणी जिला है, जो कि जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, तो यहाँ से तालाबों के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई होती है इस जिले में। क्वेश्चन नंबर 98 आ गया, सिंगरौली जिला विधिवत रूप से कब अस्तित्व में आया था? सिंगरौली जो कि मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला, नोट कर लीजिएगा, सबसे पूर्वी जिला भी है ये सिंगरौली। और इसका जो आंसर है वो है 24 मई 2008 को ये अस्तित्व में आया था, जिसको कि सीधी जिले से अलग किया गया। सीधी का ये पार्ट था, सीधी से इसको विभाजित करके एक नया जिला बना था सिंगरौली, जो कि पूर्वी जिला कहलाता है, मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। 24 मई को आया था ये। ठीक है, 24 मई 2008 को इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 99, मध्य प्रदेश में देश के कुल कितना वन क्षेत्र, जो कि देश का पूछा गया, कितने प्रतिशत वन पाए जाते हैं? पूरे देश का अगर देखा जाए तो पूरे देश में जो वन है 100%, ठीक है ना, 100% का कितना प्रतिशत है जो कि मध्य प्रदेश में पाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो है 12.4%। 12.4% का जो रेशो है वो प्रतिशत मध्य प्रदेश का पूरे भारत का वन क्षेत्र का पाया जाता है। अगर सिर्फ मध्य प्रदेश का बात करें, अगर मध्य प्रदेश की 100% की बात करें तो इसमें लगभग 30% वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में पाया जाता है, जो कि पूरे भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र का ये स्टेट है मध्य प्रदेश, जो कि सबसे अधिक वन क्षेत्र पाया जाता है। अगला प्रश्न आ गया 100, जो कि 100वां क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज विधेयक कब पारित हुआ? ऑप्शन आपके सामने है, सितंबर, दिसंबर, अगस्त या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है मैंने आपको बता दिया, इसमें से कोई नहीं आंसर होगा, क्योंकि ये जो हुआ था ये पारित हुआ था 1992 में, दिसंबर में हुआ था। और उसके बाद में ये अप्रैल 1993 में इसको लागू किया गया था, जो कि पंचायत राज अधिनियम है। और इसके लिए एक ये संवैधानिक अधिनियम था, इसके लिए संवैधानिक अनुच्छेद बना था 243, जिसमें कि पंचायती राज ए से लेकर ओ तक इसका प्रावधान है, और जिसमें कि 29 कार्यों की जानकारी मिलती है। 29 कार्य इसमें का उल्लेख इसमें किया गया है, जो कि पंचायती राज यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में 29 कार्यों का इसमें उल्लेख मिलता है। तो इसमें आर्टिकल 243 भी याद रखिएगा, जिसमें ए से लेकर ओ तक पंचायती राज अधिनियम का जानकारी मिलती है। सबसे पहली इसमें जो अनुशंसा की गई थी उसकी समिति थी बलवंत राय मेहता समिति, जो कि 1957 में इसको नियुक्त किया गया था, और 1958 में जाकर इसने अपनी जो सिफारिशें थी वो इसमें दी थी। फिर उसके बाद में सबसे पहला पंचायती राज 2 अक्टूबर 1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लागू किया था राजस्थान के नागौर जिले में। लेकिन उसके बाद में इसमें सुधार हुए और उसके बाद में इसको संवैधानिक रूप दिया गया। 73वां संविधान संशोधन बना 1992 का। ठीक है,
तो ये थे प्रश्न जो कि 100 प्रश्न मैंने अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। 50 प्रश्न आज के वीडियो में मैंने कंप्लीट किए। इससे पहला वाला वीडियो जिसमें कि 50 प्रश्न मैं कंप्लीट कर चुका हूं, उसको भी देखिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि मध्य प्रदेश कांस्टेबल की तैयारी के लिए आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेंगे। पिछले वर्षों में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो इन सभी प्रश्न का आप लगातार रिवीजन करते रहिए। अगला वीडियो फिर आएगा जो कि हर रोज मैं एक वीडियो ला रहा हूं जिसमें कि 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद ऑल फैक्ट के साथ ला रहा हूं, जो कि इस एक महीने में हम कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो लगातार देखते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं।